स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, आप सभी मालदीव्स की दास्तान तो सुन ही चुके होंगे। आपने देखा ही होगा कि इंडिया आउट जैसे डिसाइसिव कैंपेन के बलबूते पर मालदीव्स की रूलिंग पार्टी यानी कि प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स सत्ता में आई और सत्ता में आते उन्होंने एक ऐसे डिजास्टर को अंजाम दिया कि आज खुद उनको इंडिया से आउट कर दिया गया है। आसान शब्दों में कहें तो मालदीव्स की प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स यानी कि PPM ने पावर में आने के लिए भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल किया। लेकिन आज जब बात हद से ज्यादा बढ़ गई तो भारत ने एक ही स्ट्रोक में मालदीव्स की इकोनॉमी को आउट कर दिया। हम इंडियंस का मालदीव्स की टूरिस्ट डेस्टिनेशन को बायकॉट करना मालदीव्स की दुखती रग पर हाथ रखने जैसा हो गया। देखा जाए तो ऐसा करके मालदीव्स की रूलिंग पार्टी ने मानो खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली और सेम ऐसी गलती हमारा एक और पड़ोसी देश बांग्लादेश भी दोहराता हुआ नजर आ रहा है। आप सभी ने हाल फिलहाल में देखा होगा कि बांग्लादेश में 12th पार्लियामेंट्री इलेक्शंस कंप्लीट हुए और जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था कि इन इलेक्शंस में शेख हसीना की पार्टी ने एक ही लाइन में 4th टर्म के लिए हिस्टोरिक विक्ट्री हासिल की। प्रधानमंत्री मोदी ने भी शेख हसीना को जीत की बधाइयां दी। यहाँ तक तो सब ठीक ही था कि अब बांग्लादेश की ऑपोजिशन ने मालदीव से इंस्पायर होकर बांग्लादेश की लीडिंग ऑपोजिशन पार्टी BNP ने अपने यहाँ पर हाल ही में एक इंडिया आउट कैंपेन लॉन्च किया है और इस कैंपेन के तहत वो इंडियन प्रोडक्ट्स के होलसेल को बायकॉट करने की डिमांड कर रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर बांग्लादेश में इन प्रोटेस्ट का कारण क्या है। साथ ही सवाल ये भी कि इलेक्शंस के बाद उनका ऑपोजिशन भारत के खिलाफ इतना फ्यूरियस क्यों हो रहा है और क्या बांग्लादेश भी मालदीव्स की गलती रिपीट कर रहा है। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये टॉपिक आपके UPSC मेंस GS पेपर 2 के IR सेक्शन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है और आपको इससे रिलेटेड एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। अनुराग पांडे नाम है हमारा और ऐसी तमाम लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं या वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश के इस नए टर्मोइल को समझने के लिए हमें सबसे पहले बांग्लादेशी पॉलिटिक्स के बैकग्राउंड को समझना होगा। ऐसे में ये उसी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में मिलिटेंसी, एक्सट्रीमिज्म और इस्लामाइजेशन के सीड्स उसके फॉर्मेशन के टाइम पर ही बो दिए गए थे। बांग्लादेश के फॉर्मेशन के कुछ टाइम बाद ही 1975 में फादर ऑफ द नेशन बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की निर्मम हत्या कर दी गई। ये हिनस क्राइम जनरल जियाउर रहमान के सपोर्ट से प्लान और एग्जीक्यूट किया गया था। देखा जाए तो उन्होंने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का निर्माण किया और ये बांग्लादेश के प्रेसिडेंट बन गए। दोस्तों, इनके इलेक्शंस भी बहुत सी कंट्रोवर्सी से घिरे रहे। जनरल जिया के टेन्योर में फ्रीडम फाइटर्स एंड सेकुलर फोर्सेस पर बहुत अटैक्स हुए। सोर्सेज के मुताबिक BNP के बहुत से एलिमेंट्स ने पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेट कर 1971 के वॉर में ह्यूमैनिटी के खिलाफ बहुत से क्राइम्स कमिट किए थे। ये बात इंटरनेशनल कम्युनिटी के आगे तब क्लियर हुई जब जनरल जिया के डायरेक्ट अपॉइंटी एयर वाइस मार्शल मोहम्मद गुलाम तवाब ने एक पॉलिटिकल रैली में बांग्लादेश को एक सेकुलर स्टेट से एक इस्लामिक स्टेट में तब्दील करने की बात कही। खैर, इन सब के साथ कुछ समय बीता और दिसंबर 1990 में बांग्लादेश में जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद की मिलिट्री रिजीम का एंड हुआ। दोस्तों, ये वो दौर था जिसके बाद बांग्लादेश में एक सिविलियन रूल की शुरुआत हुई। 1996 में खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनल पार्टी द्वारा लेड गवर्नमेंट ने ऑपोजिशन की डिमांड पर बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन का 13th अमेंडमेंट पास किया। दरअसल फरवरी 1996 में जनरल इलेक्शन अवामी लीग और उनके एलाइज द्वारा बायकॉट किए गए थे और इसीलिए BNP को कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ा। आप देखेंगे तो इस प्रोविजन के तहत यह तय किया गया कि हर जनरल इलेक्शन से 19 डेज पहले उनकी जातीय संसद यानी कि उनकी पार्लियामेंट और कैबिनेट को डिसॉल्व कर दिया जाएगा और इसी दौरान देश को एक न्यूट्रल इंटरिम केयरटेकर गवर्नमेंट के द्वारा रूल किया जाएगा। लेकिन फिर जून 1996 में हुए बांग्लादेशी जनरल इलेक्शंस में इनकम्बेंट BNP गवर्नमेंट हार गई और उनकी जगह शेख हसीना द्वारा लेड अवामी लीग पावर में आ गई और इस तरीके से जातीय पार्टी के सपोर्ट से पहली बार बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बनी। लेकिन फिर साल 2001 के जनरल इलेक्शन में काया पलट गई और इस बार इनकम्बेंट अवामी लीग को BNP ने हरा दिया। इन इलेक्शंस के बाद खालिदा जिया बांग्लादेश की सेकंड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनी। दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। दोस्तों, प्रीलिम्स को UPSC की परीक्षा का आयरन गेट माना जाता है। इस एग्जाम का सिलेक्शन रेट 1% से भी कम है। इसी मुश्किल को समझते हुए स्टडी IQ आपके लिए लाया है SIP प्लस यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत मात्र 90 दिनों में आप प्रीलिम्स के आयरन गेट को क्रॉस करने में सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि इस प्रोग्राम में आपको भारत की सबसे बेहतरीन फैकल्टीज से 200+ आवर्स की लाइव रिवीजन क्लासेस मिलेंगी और इन लेक्चर्स के बाद आपको रिवीजन बुकलेट्स भी मिलेंगी, जिससे आप स्टैटिक और करंट कंटेंट को रिवाइज कर पाएंगे। साथ ही इसमें CSAT की वर्कशॉप्स, UPSC सिमुलेटर टेस्ट और ऑल इंडिया ओपन टेस्ट भी शामिल हैं। साथ ही कोर्स में सभी NCERTs और स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स को भी कवर किया जाएगा। दोस्तों, अगर अभी आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं एंड AN लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो 11,499 तक के प्राइस वाले इस कोर्स को मात्र 5,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस में अवेल कर सकते हैं। इस कोर्स से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। 1991 से 2006 तक बांग्लादेश की सत्ता
अवामी लीग की लीडर शेख हसीना और बांग्लादेश नेशनल पार्टी के लीडर खालिदा जिया के बीच स्विंग करती रही। आपको यहाँ पर एक बात गौर करनी होगी कि न्यूट्रल केयरटेकर गवर्नमेंट के सुपरविजन में बांग्लादेश के जनरल इलेक्शन में कोई भी इनकम्बेंट गवर्नमेंट सक्सेसिव टर्म्स के लिए पावर में नहीं आई। बीएनपी ने भी बहुत बार बांग्लादेश के केयरटेकर सिस्टम को अपने फेवर में ट्वीक करने के बहुत से अटेम्प्ट्स किए। एग्जाम्पल के लिए एक बार बीएनपी ने बांग्लादेश के चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट एज को 65 से 67 तक बढ़ा दिया, जिससे कि चीफ जस्टिस मुदासिर हुसैन की बजाय उनके सपोर्टिव फॉर्मर चीफ जस्टिस के.एम. हसन को केयरटेकर गवर्नमेंट के चीफ एडवाइजर के रूप में चुना जाए। लेकिन जब जस्टिस के.एम. हसन ने केयरटेकर चीफ एडवाइजर का रोल प्ले करने से मना कर दिया तो बांग्लादेश के तत्कालीन प्रेसिडेंट इयाजुद्दीन अहमद ने खुद को इस पोस्ट पर एस्टेब्लिश कर दिया। अब वो हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों बन गए। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के क्राइसिस और अवामी लीग द्वारा इलेक्शंस को बाइकआउट करने के चलते प्रेसिडेंट एंड चीफ एडवाइजर इयाजुद्दीन अहमद की केयरटेकर गवर्नमेंट साल 2007 के जनरल इलेक्शन को कंडक्ट कराने में असफल हुई। ऐसे में इयाजुद्दीन अहमद ने अपनी दोनों पोस्ट्स को कंटिन्यू किया। फिर इनकी केयरटेकर गवर्नमेंट को चीफ एडवाइजर डॉक्टर फखरुद्दीन अहमद और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मोइन अहमद के अंतरिम टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट द्वारा रिप्लेस कर दिया गया। डॉक्टर फखरुद्दीन अहमद की केयरटेकर एडमिनिस्ट्रेशन ने 11 जनवरी 2007 को पावर एज्यूम की और इसको इनफेमसली 1 to 11 गवर्नमेंट कहा जाने लगा। 1 to 11 गवर्नमेंट के अंडर साल 2008 में बांग्लादेश में एक बार फिर से जनरल इलेक्शंस हुए और इसमें अवामी लीग को एक लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल हुई और ये बांग्लादेश में एक नॉन पार्टीशन न्यूट्रल केयरटेकर गवर्नमेंट के नेतृत्व में होने वाले लास्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस बन गए। अवामी लीग ने पावर में रहते हुए बांग्लादेश की कॉन्स्टिट्यूशन का 15th अमेंडमेंट पास किया। देखा जाए तो इस अमेंडमेंट ने 13th अमेंडमेंट द्वारा सेटअप केयरटेकर सिस्टम को एबॉलिश कर दिया। साथ ही साल 2014 के जनरल इलेक्शन 1996 के बाद बांग्लादेश में न्यूट्रल नॉन पार्टीशन केयरटेकर गवर्नमेंट के बिना होने वाले पहले इलेक्शन बन गए और साल 2014 के जनरल इलेक्शंस को बीएनपी ने बाइकआउट किया। लेकिन इन इलेक्शंस में अवामी लीग और उनके कोलिशन पार्टनर्स बहुत ही भारी बहुमत से पावर में आ गए। दोस्तों, बीएनपी इस चीज को जानती थी कि अगर उन्होंने साल 2018 के जनरल इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया तो ये इनकम्बेंट गवर्नमेंट के लिए फिर से एक लैंडस्लाइड विक्ट्री साबित होगी और इसीलिए बीएनपी ने फैसला किया कि वो साल 2018 की पोल्स में भाग लेंगे। लेकिन इस दौरान बीएनपी के टॉप लीडर जिया पर करप्शन चार्जेस के चलते उनको इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने नहीं दिया गया और तभी से बीएनपी ये दावा कर रही थी कि अगर साल 2024 के जनरल इलेक्शन एक न्यूट्रल केयरटेकर गवर्नमेंट के बिना हुए तो ये साल 2014 की तरह ही इन इलेक्शंस को भी बाइकआउट करेंगे। आप देखेंगे तो इसी मुद्दे को लेकर अक्टूबर में बांग्लादेश में बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हुए, जिसमें प्रोटेस्टर्स पीएम शेख हसीना के रेजिग्नेशन की मांग करने लगे। लेकिन इस सब टर्मोइल के बीच फाइनली बांग्लादेश में इलेक्शंस कंप्लीट हुए और शेख हसीना ने एक बार फिर से अपनी सत्ता स्थापित की। दोस्तों, इस बैकग्राउंड से आप ये समझ सकते हैं कि बांग्लादेश का पॉलिटिकल लैंडस्केप शुरुआत से एक इंटेंस टर्मोइल का शिकार रहा है। लेकिन इन सब के बीच पॉलिटिकल पंडित्स एक टफ डायलेमा फेस करते हैं। दरअसल इस लैंडस्केप में जहां एक और बीएनपी नामक एक ऐसी पार्टी है जिसका इतिहास रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, पॉलिटिकल असैसिनेशंस और सेपरेटिस्ट को सपोर्ट करने से भरा है, वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश की रूलिंग पार्टी है जिसने देश में एक्सट्रीमिज्म को कंटेन कर देश की इकोनॉमी में एक नई जान डाली है। शेख हसीना के टेन्योर में बांग्लादेश में पॉवर्टी एलिवेशन ने भी बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ी है, लेकिन उसको सोल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में ब्लेम किया जाता है। उन पर इल्जाम लगाया जाता है कि ऑपोजिशन के राइटफुल डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट को नियंत्रित करके ये उनके अधिकारों का हनन करती हैं। अनफॉर्चुनेटली इसकी वजह से वोटर्स के पास बहुत ही लिमिटेड चॉइस बचती है। खैर, अब इलेक्शंस तो बीत गए, लेकिन ऑपोजिशन ने रूलिंग पार्टी को हर्ट करने के लिए एक नया तरीका बनाया है। देखिए, बांग्लादेश नेशनल पार्टी आज मॉलडीव से इंस्पायर होकर बांग्लादेश में इंडिया आउट कैंपेन चला रही है। उनका कहना है कि भारत ने शेख हसीना की सरकार को इलीगल मींस के जरिए इलेक्शन जीतने में मदद की है और इसलिए वो सभी इंडियन प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करने की डिमांड कर रहे हैं। ये इंडिया आउट कैंपेन मुख्य रूप से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चलाया जा रहा है। 50,000 से अधिक फॉलोअर्स वाले मीडिया चैनल्स इंडियन प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करने के लिए #IndiaOut जैसे हैशटैग्स को यूज कर रहे हैं। दरअसल प्रोटेस्टर्स का मेन एलिगेशन ये है कि भारत बांग्लादेश के मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है और रूलिंग पार्टी को सत्ता में बनाए रखने के लिए उसका इलीगल मींस से सपोर्ट कर रहा है। बीएनपी की सोशल मीडिया विंग इंडिया इज नॉट अ फ्रेंड ऑफ बांग्लादेश एंड इंडिया इज डिस्ट्रॉइंग बांग्लादेश जैसे स्लोगन सर्कुलेट कर रही है। आपको बता दें कि पूरा कैंपेन कन्विक्टेड टेररिस्ट तारिक रहमान के द्वारा लीड किया जा रहा है, जो बीएनपी के एक्टिंग चेयरमैन और फॉर्मर लीडर्स जियाउर रहमान एंड खालिदा जिया के बेटे हैं। ये लंदन में अपने एग्जाइल से इस पूरे कैंपेन को फ्यूल कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के उनके ऑपोजिशन द्वारा फिर से रेलेवेंस गेन करने की एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है और भारत के खिलाफ उनका स्टैंड कोई नया नहीं है। अगर आप बीएनपी की हिस्ट्री पर नजर डालें तो बीएनपी के शासन के टाइम में बांग्लादेश के पाकिस्तान के साथ काफी अच्छे संबंध हुआ करते थे और ये मिलकर देश में रेडिकल आइडियोलॉजीज और भारत विरोधी भावनाओं को ब्रीड किया करते थे। आप एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं कि इसने साल 2001 से साल 2006 के बीच सत्ता में अपने पिछले कार्यकाल के दौरान कुख्यात आतंकवादी इस्लामिक संगठन जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश के उदय को जमकर प्रमोट किया था।
और इनकी इन्हीं सब गतिविधियों के चलते इनके टेन्योर में भारत और बांग्लादेश के संबंध बहुत ही नाजुक रहे और आज ये उसी हेट्रेड को अपने पॉलिटिकल गेन के लिए यूटिलाइज करना चाहते हैं। देखिए, बांग्लादेश का ऑपोजिशन यहाँ पर आग से खेल रहा है क्योंकि एक रिस्की गैम्बल है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि बांग्लादेश के लिए भारत एक क्रिटिकल एलाई है और इस अलायंस को उसके पोटेंशियल तक ले जाने के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ही जरूरी है। आपने देखा होगा कि शेख हसीना की गवर्नमेंट एक मल्टीलैटरल कोऑपरेशन पर फोकस करती है। इतिहास में कई अप्स एंड डाउन्स के बावजूद भी भारत और बांग्लादेश ने ट्रेड, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, डिफेंस, सिक्योरिटी एंड साइंस के फील्ड में बहुत ही फ्रूटफुल टाइज बिल्ड किए हैं। भारत बांग्लादेश का सेकंड बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है। बांग्लादेश इंडियन मार्केट्स में $2 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है। साल 2022 में इन दोनों ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर ज्वाइंट फिजिबिलिटी स्टडी कंडक्ट की। ये एग्रीमेंट दोनों के बीच कस्टम्स ड्यूटीज को लूज करके और ट्रेड नॉर्म्स को सिंप्लीफाई करके दोनों के बीच ब्रॉडर सोशल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ओपन रखने का पोटेंशियल रखता है। दोस्तों, बांग्लादेश 2026 के बाद अपना लीस्ट डेवलप्ड कंट्री का स्टेटस ड्रॉप करने जा रहा है, जिसके बाद वो इंडिया में अपना ड्यूटी फ्री और कोटा फ्री मार्केट एक्सेस लूज कर देगा। ऐसे में सीएपीओ उसके लिए और भी ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है। अगर इनफॉर्मल ट्रेड की बात करें तो दोनों देश वीकली मार्केट्स के पोटेंशियल पर बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं। इन्होंने बॉर्डर पर 15 न्यू हार्ट्स ओपन करने की प्लानिंग की है। साथ ही भारत एक मेजर डेवलपमेंट पार्टनर होने के नाते बांग्लादेश में सेवरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स फंड कर रहा है। साल 2010 के बाद से भारत ने बांग्लादेश के लिए $7 बिलियन से ज्यादा के लाइन्स ऑफ क्रेडिट्स एक्सटेंड किए हैं। लास्ट ईयर पीएम मोदी एंड शेख हसीना ने अखौरा अगरतला रेल लिंक इनॉग्रेट किया था। यह हिस्टोरिक प्रोजेक्ट बांग्लादेश को त्रिपुरा के जरिए इंडिया के नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करता है। देखा जाए तो लिंक भारत को कार्गो मूवमेंट के लिए चैटोग्राम एंड मोंगला पोस्ट का एक्सेस देती हैं। ये लिंकेजेस दोनों साइड्स की स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और सर्विसेज को एक मेजर बूस्ट प्रोवाइड करने वाली हैं। आप देखेंगे तो खुलना मोंगला पोर्ट रेल लिंक एक ऐसा ही दूसरा प्रोजेक्ट है जो इंडिया की फाइनेंशियल असिस्टेंस से बनाया जा रहा है। साथ ही शेख हसीना गवर्नमेंट ने ऑनगोइंग इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट में भी पार्टनरशिप का इंटरेस्ट जाहिर किया है। ये प्रोजेक्ट एक 1400 किलोमीटर लॉन्ग हाईवे प्रोजेक्ट है जो इंडिया को लैंड रूट के जरिए साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्ट करने वाला है। अगर एनर्जी सेक्टर की बात करें तो बांग्लादेश भारत से 2000 मेगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट करता है। अब इन सभी डेवलपमेंट्स को एक साथ लेकर देखें तो भारत बांग्लादेश के 2031 तक अपर मिडिल क्लास इनकम स्टेटस को अचीव करने में एक अहम भूमिका निभाने वाला है। लेकिन बीएनपी का फाल्स प्रोपेगेंडा इन सभी एम्बिशंस के पोटेंशियल को हार्म कर सकता है। जिस तरीके से अब से कुछ ही टाइम पहले मालदीव्स की रूलिंग पार्टी यानी कि प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स ने इंडिया आउट कैंपेन के प्रोपेगेंडा के बलबूते सत्ता हासिल की है, देखा जाए तो कुछ उसी तरीके से बीएनपी आज एक बार फिर से उस हेट्रेड को कैपिटलाइज करके अपना उल्लू सीधा करना चाहती है। ये बांग्लादेश में उसी मॉडल को रेप्लिकेट कर शेख हसीना को सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं। और जैसा कि पहले भी इतिहास में कई बार हुआ है कि इनकी मिसअलाइंड प्रायोरिटीज आगे चलकर बांग्लादेश के साथ ही साथ इस पूरे रीजन की स्टेबिलिटी के लिए बेहद डेट्रीमेंटल साबित हो सकता है। दोस्तों, आपकी इस पर राय क्या है? हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और ये है आज का हमारा मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। आप इसका भी जवाब हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।